बेटा आज हमें सीखना है डेरिवेशन ऑफ यंग्स एक्सपेरिमेंट। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एस होता है पेरेंटल सोर्स जिससे मोनोक्रोमेटिक लाइट बाहर निकलती है। S1 और S2 होते हैं कोहेरेंट सोर्सेस जिनसे वेवफ्रंट्स बाहर निकलते हैं। ये वेवफ्रंट्स सेम वेवलेंथ के होते हैं, इनका एम्पलीट्यूड अप्रॉक्स सेम होता है। इनके सुपरपोजिशन के होने से स्क्रीन पे जब लाइट पहुंचती है तो सेंटर में क्या मिलती है, ब्राइट फ्रिंज, उसके ऊपर नीचे डार्क, फिर ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज। इस तरह से जो पैटर्न मिलता है इसे कहते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। ये मैं आपको सिखा चुका हूं। आज हमें क्या सीखना है, इस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से किसी भी ब्राइट फ्रिंज तक की डिस्टेंस निकालना, या इस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से किसी भी डार्क फ्रिंज तक की डिस्टेंस निकालना। आज हम क्या सीखेंगे, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से B2 तक की डिस्टेंस या सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से B1 तक की डिस्टेंस कितनी होगी, प्लस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से D2 तक की डिस्टेंस या सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से D1 तक की डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, तो उसके लिए हमने सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से कुछ दूर एक पॉइंट लिया P। इस P पॉइंट पे ब्राइट फ्रिंज भी बन सकती है या डार्क फ्रिंज भी। इस P पॉइंट पे या तो डार्क फ्रिंज बनी होगी या ब्राइट फ्रिंज बनी होगी। जो भी बनी होगी हमें उस फ्रिंज तक की क्या निकालनी है, डिस्टेंस y। तो व्हाट इज y? डिस्टेंस ऑफ ब्राइट फ्रिंज और डिस्टेंस ऑफ डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन के लिए हम सब जानते हैं वेवफ्रंट में बहुत सारी क्या होती हैं, रेज। तो एक रे चली S1 से P पर और दूसरे वेवफ्रंट की रे थी वो S2 से चली P पर। एक S1 से P पर पहुंची, एक S2 से P पर पहुंची। ठीक है, दो रेस चलाई। स्लिट से स्क्रीन तक की डिस्टेंस होती है स्मॉल d। अपनी डेरिवेशन के लिए हम दो राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। एक ये हो गया S1MP, S1MP, और दूसरा ये हो गया S2NP। ठीक है, ये अपनी डेरिवेशन के लिए हमने दो राइट एंगल ट्राइंगल बनाए, S1MP और S2NP। ठीक है, डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज ये बताइए, S2P और S1P में कौन बड़ा है, कौन सी लाइन लंबी है? तो कौन सी लाइन लंबी है, S2P। तो S2P माइनस S1P इक्वल होता है पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस को नॉर्मली लिखते हैं x से। S2P ज्यादा है, S1P कम है, तो S2P माइनस S1P को कहते हैं पाथ डिफरेंस। P पर पहुंचने वाली रेस के बीच का पाथ डिफरेंस। इज इट क्लियर? अब सुनो, ये कैसे निकलेगा। इन राइट एंगल ट्राइंगल S1MP, इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाओ।
S1p का स्क्वायर इक्वल होगा d स्क्वायर प्लस np स्क्वायर। अब np कैसे आएगा वो देखो बेटा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है S1 और S2 का, तो ये डिस्टेंस होगी d बाई 2। तो np क्या होगा, y माइनस d बाई 2। भाई ये d बाई 2 है तो ये भी d बाई 2 होगा, तो y माइनस d बाई 2 क्या हो जाएगा, np। तो S1p का स्क्वायर इक्वल हो गया d स्क्वायर प्लस y माइनस d बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओपन कर लो थोड़ा सा, तो S1p का स्क्वायर आ जाएगा d स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय 4 माइनस y। ओपन करके देखना, यही आएगा। यहां तक जल्दी से नोट करो, ये आ गया S1p का स्क्वायर। फिर इस करेंगे इसे, ये आ गया S1p का स्क्वायर। चलो अब हम निकालेंगे S2p का स्क्वायर। वो कैसे आएगा, अब हम लेंगे ट्राइंगल S2np। यहां पाइथागोरस लगाएंगे, तो S2p का स्क्वायर बराबर d स्क्वायर प्लस np कितना होगा, देखना बेटा, ये मिड पॉइंट है, ऊपर d बाई 2 तो नीचे भी d बाई 2, तो ये भी d बाई 2। तो np कितना आएगा, n से लेकर p तक, तो y ये हो गया और d बाई 2 ये हो गया, y प्लस d बाई 2 का स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे, तो d स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय 4 प्लस y। ठीक, ये आ गया S2p का स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिए। अब हम S2p के स्क्वायर में से माइनस करेंगे S1p का स्क्वायर। तो
तो जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 माइनस प्लस वाई डी माइनस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई। ओपन करने पर प्लस वाई स्क्वायर से माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल होगा, प्लस डी स्क्वायर बाय 4 से माइनस डी स्क्वायर बाय 4, क्या बचेगा 2y। s2p का स्क्वायर माइनस s1p का स्क्वायर बराबर आ गया 2y। ठीक, अब इसको लिख सकते s2p प्लस s1p और s2p माइनस s1p बराबर में चल रहा 2y। यहां तक नोट कर लीजिए। एक चीज और लिख लीजिए यहां पे, s2p माइनस s1p क्या होता है, पार्ट डिफरेंस x इंटू x इक्वल में आ गया 2y। नोट कीजिए। हमें निकालना है x यार। अब बताइए यहां से x क्या हो जाएगा, 2y d अपॉन s2p प्लस s1। ठीक, अब आएगा इस डेरिवेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सभी लोग ध्यान से सुनो। ये जो इतना बड़ा पैटर्न मैंने आपको दिखाया है, एक्चुअल में स्क्रीन के इतने से पार्ट पर ये पूरा पैटर्न बन जाता है। एक्चुअल में ये जो पैटर्न दिखता है ये न्यूड आई से नहीं दिखता है, इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप यूज करना होता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पैटर्न इतनी सी जगह में बनता है। जब पैटर्न इतनी सी जगह में बनेगा तो जाहिर सी बात है कि ये जो P पॉइंट है ये बिल्कुल सेंटर के पास होगा। जब पैटर्न इतनी सी जगह में बनेगा तो P पॉइंट सेंटर के पास होगा, S1 भी सेंटर के पास होगा, S2 भी सेंटर के पास होगा। मतलब ये पूरा डायग्राम इतने से में समझ जाएगा, इतने सी जगह। ठीक, तो प्रैक्टिकली P पॉइंट इज वेरी क्लोज टू सेंटर and S1 and S2 are also very close to center। फिर बोल रहा हूं, फिर सुनना। Practically P point is very close to center and S1, S2 points are also very close to center। जब ये सब इतनी सी जगह में होंगे तो S1P और S2P, S1 से P तक की डिस्टेंस और S2 से P तक की डिस्टेंस दोनों लगभग किसके बराबर होंगे, D के। तो अब हम क्या लिखेंगे, प्रैक्टिकली
S1P अप्रोक्स इक्वल S2P अप्रोक्स इक्वल P। दोनों ही किसके बराबर होते हैं? D के। अप्रोक्स, अप्रोक्स क्यों लगाया? बिल्कुल बराबर होंगे तो फिर हम निकाल के आ रहे हैं। अगर ये दोनों बराबर है बिल्कुल तो सब जीरो हो जाए, इसलिए यहां पे लगाया अप्रोक्स इक्वल। ठीक है, और दोनों ही जब d के बराबर हैं तो x क्या आएगा? 2y स्मॉल d अपॉन d प्लस d। तो x हो जाएगा y स्मॉल d अपॉन कैपिटल। यहां तक नोट कर लीजिए। अब काम बहुत शॉर्टकट में होगा। x इक्वल आ गया y स्मॉल d अपॉन कैपिटल। अब सुनो, मैंने आपसे शुरू में ही कहा था हमें क्या मेजर करना है? सेंटर ब्राइट फ्रिंज से ब्राइट फ्रिंज तक की डिस्टेंस या फिर सेंटर ब्राइट फ्रिंज से डार्क फ्रिंज तक की डिस्टेंस। मतलब P पॉइंट पे ब्राइट फ्रिंज भी बन सकती है और डार्क फ्रिंज भी बन सकती है। तो एक बार हम मानेंगे P पॉइंट पे ब्राइट फ्रिंज बने तब क्या होगा, और एक बार हम मानेंगे P पर डार्क फ्रिंज बने तब क्या होगा। ठीक है, तो अब हम यहां लिखेंगे इफ ब्राइट फ्रिंज अकर्स एट पॉइंट P, इफ bright fringe occurs at point P। तो अगर P पॉइंट पे ब्राइट फ्रिंज बनी है then पाथ डिफरेंस होना चाहिए n लैम्डा। याद करो, P पॉइंट पे ब्राइट फ्रिंज का मतलब यहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस था n लैम्डा। याद है, पिछले लेक्चर में बताया था। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस होता है n लैम्डा। तो यहां x की जगह आएगा n लैम्डा इक्वल में y स्मॉल d बाय कैपिटल। तो हमें क्या चाहिए था? y क्या हो जाएगा? n कैपिटल D लैम्डा बाय स्मॉल। इस फॉर्मूले से हम पता कर सकते हैं डिस्टेंस ऑफ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। जैसे मैं कहूं दूसरे नंबर की ब्राइट फ्रिंज कितनी दूर है सेंटर से, तो यहां n की जगह 2 रखोगे तो n d लैम्डा बाय स्मॉल। दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, पांचवें नंबर की, किसी भी नंबर की ब्राइट फ्रिंज निकालनी हो यहां रख दो इनकी वैल्यू। ठीक, ये कहानी कब की है? जब P पॉइंट पर कैसी फ्रिंज बन रही है? ब्राइट फ्रिंज। अब इस फॉर्मूले को याद रखना, आगे काम आएगा। मैं यहां लिख देता हूं y इक्वल n d लैम्डा बाय स्मॉल। अब अगर P पॉइंट पर ब्राइट की जगह डार्क फ्रिंज बन रही है तो पाथ डिफरेंस क्या लेते थे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में 2n + 1
लैम्डा बाय 2। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस होता था 2n+1 लैम्डा बाय 2। तो यहाँ क्या आएगा 2n+1 लैम्डा बाय 2। तो अब y क्या हो जाएगा 2n+1 d लैम्डा, y की जगह d यहां अपॉन 2 स्मॉल। इससे क्या पता चल जाएगा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से दूसरे नंबर की डार्क फ्रिंज कितनी दूर है। तो यहां n2 आ जाएगा। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से पहले नंबर की डार्क फ्रिंज कितनी दूर है। तो यहां n1 आ जाएगा। मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से किसी भी डार्क फ्रिंज तक की डिस्टेंस इस फॉर्मूले से आ जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसके लिए हो गया डार्क के। y = 2n+1 d लैम्डा बाय 2 स्मॉल। अब सुन, अब आए इस डायग्राम पे। ये बताइए सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से दूसरे नंबर की ब्राइट फ्रिंज तक की डिस्टेंस y2 क्या होगा। यहां 2 आ जाए 2d लैम्डा बाय स्मॉल। और इसी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से पहले नंबर की ब्राइट फ्रिंज तक की डिस्टेंस y1 क्या होगा d लैम्डा बाय स्मॉल। ध्यान से देखिए, अगर हम दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज का गैप निकालें, गैप, तो किसकी विड्थ आ जाएगी। एक डार्क फ्रिंज की विड्थ आ जाएगी। तो किसी भी डार्क फ्रिंज की विड्थ कैसे निकलती है, दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच का गैप क्या बताता है, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। तो दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज कौन कौन सी होंगी, अगर एक है n तो दूसरी होगी n-1, जैसे y2 तो दूसरी y-1, 2-1। ठीक, या अगर एक yn लेना तो दूसरी yn+1 लो, इसे yn तो ये yn+1। तो दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस को लिखते हैं बीटा से। बीटा क्या आएगा n d लैम्डा बाय स्मॉल d माइनस n-1 d लैम्डा बाय स्मॉल d। दोनों को माइनस करोगे तो बीटा आ जाएगा d लैम्डा बाय स्मॉल d। It is the formula for fringe width of dark fringe। किसी भी डार्क फ्रिंज की विड्थ देखो सेम आएगी, क्योंकि इसमें कहीं भी n का जिक्र नहीं। जब आप n d लैम्डा बाय स्मॉल d n d लैम्डा बाय स्मॉल d कैंसिल कर लोगे तो बचेगा d लैम्डा बाय d। इसका मतलब जितनी भी डार्क फ्रिंज बनेगी उन सबकी विड्थ सेम। ठीक है, अब हम बात कर लें दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंज के गैप की। इसको नोट कर लिया, नोट कर लिया। yn क्या है n d लैम्डा बाय स्मॉल d और yn-1 क्या है n-1 d लैम्डा बाय स्मॉल d।
इसको कहते हैं फ्रिंज विड्थ। इतना नोट करो। फिर हम बात करेंगे दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंज की। चलिए, अब अगर हम दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंज लें तो भी वही रहेगा, इसे yn और इस वाले को yn-1। तो अब इसकी विड्थ निकल के आएगी ब्राइट फ्रिंज की। yn क्या होगा, 2n+1 d λ/2d, और yn-1 क्या होगा, 2n-1 n की जगह n-1 +1 d λ/2, यानी कि 2n - 2 + 1 d λ/2, यानी कि 2n - 1 d λ/2। अब दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंज के बीच का गैप क्या होता है, फ्रिंज विड्थ। ब्राइट फ्रिंज की yn - yn-1, yn की जगह 2n + 1 d λ/2d माइनस 2n - 1 d λ/2, कॉमन लो d λ/2d, तो बीटा आ जाएगा 2n + 1 - 2n + 1, 2n से 2n कैंसिल, 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल। तो ध्यान से देखो, बीटा का वही फॉर्मूला दोबारा आ गया। इसका मतलब चाहे ब्राइट फ्रिंज की विड्थ हो चाहे डार्क फ्रिंज की विड्थ हो, दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज ली तो डार्क की विड्थ निकल के आई, दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंज ली तो ब्राइट की विड्थ निकल के आई। फ्रिंज विड्थ दोनों मामले में कैसी है, सेम। तो एक पॉइंट हमेशा के लिए दिमाग में बिठा लो कि इंटरफेरेंस पैटर्न में चाहे डार्क फ्रिंज की विड्थ हो चाहे ब्राइट फ्रिंज की विड्थ हो, हमेशा सेम होती है। दी एंड। नोट कर लीजिए इसे, ये था यंग्स एक्सपेरिमेंट। तो चाहे ब्राइट फ्रिंज हो चाहे डार्क फ्रिंज हो, दोनों की विड्थ सेम होगी। अब कभी कभी एक पॉइंट पूछा जाता है आपसे कि अगर एपरेटस को हम पानी में डुबा दें तो फ्रिंज विड्थ पर क्या इफेक्ट आएगा। तो बेटा, जब भी आप एपरेटस को पानी में डुबाओगे वेवलेंथ चेंज होगी। जब भी आप एपरेटस को पानी में डुबाओगे तो ना तो कैपिटल डी पे चेंज आएगा ना स्मॉल डी पे। चेंज किस पे आएगा, वेवलेंथ पे। शायद आप नहीं जानते हो तो सुन लो कि जब भी पानी में डुबाओगे तो जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो जब वेवलेंथ कम हो जाएगी तो बीटा भी कम हो जाएगा, फ्रिंज विड्थ भी कम हो जाएगी।
ठीक है, याद रखना ये पॉइंट। कभी कभी एक चीज और पूछी जाती है, एंगुलर विड्थ। तो फिलहाल तो इसका फॉर्मूला याद कर लो, थीटा इक्वल होता है बीटा अपॉन कैपिटल, नहीं एक शायद गलत बता रहा हूं, हाँ सही है। एंगुलर विड्थ होता है बीटा अपॉन कैपिटल। तो यहां अगर हम वैल्यू रखें किसकी, बीटा, तो थीटा आ जाएगा लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो बीटा की जगह आएगा डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, डी से डी कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा आ जाएगा लैम्डा अपॉन डी। ये एंगुलर विड्थ होता क्या है, जब हम इंटेंसिटी ग्राफ बनाते हैं, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसके। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो यहां बनी थी उसकी इंटेंसिटी मान लो यहां तक जा रही है, तो इस तरह का जो ग्राफ बनता है इसे कहते हैं इंटेंसिटी ग्राफ। कैसे, लाइट की इंटेंसिटी यहां तक है सेंट्रल ब्राइट, और इसके ऊपर और नीचे लाइट की इंटेंसिटी घटकर हो गई जीरो। जीरो हो गई मतलब यहां क्या बनी, डार्क फ्रिंज। अब यहां से किसी भी डार्क फ्रिंज या किसी भी ब्राइट फ्रिंज, जैसे अगली ऐसे बनेगी ब्राइट फ्रिंज, किसी भी डार्क फ्रिंज या किसी भी ब्राइट फ्रिंज को जब मिलाओगे तो कुछ एंगल बनेगा एक्स एक्सिस से। इस एंगल को कहते हैं एंगुलर विड्थ। ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल आता है इसका बेस और कुछ नहीं। ठीक है, ये टॉपिक आपका खत्म।